हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th के हम भाग 2 में पहुंच चुके हैं, पार्ट 2 में आ चुके हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रकाश क्या होती हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश के कार्य क्या हैं, इस सब बेसिक बातों के बारे में डिस्कशन कर लिया है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, जिससे क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के। उसके बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है। अब बात आती है, हमने प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ लिया था, हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी पढ़ लिए हैं। अब बचा के हमारे पास टॉपिक, अब हमारे पास टॉपिक बचा था गोलीय दर्पण के बारे में, जो इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले मैं बात कर लेता हूँ दर्पण। दर्पण क्या होते हैं? तो देखिए, बेसिकली दर्पण क्या होते हैं, जो प्रकाश को परावर्तित कर दें। बेसिकली अगर हम प्रकाश में पढ़ेंगे, क्या करते हैं, जो प्रकाश को परावर्तित कर दें। अब कहेंगे सर हम दर्पण वो होते हैं जिसमें अपना मुंह देखते हैं, हमारा फोटो, हमारा थोपड़ा दिखाई देता है। नहीं, वो आपका थोपड़ा दिखाई क्यों देता है, आपका चेहरा उसमें दिखाई क्यों देता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो बेसिकली हम इंपॉर्टेंट इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दर्पण क्या होते हैं? तो दर्पण वे होते हैं जो प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब इसे दर्पण कुछ लोग ऐसे ही परिभाषित करते हैं, दर्पण वे पदार्थ है। दर्पण क्या है? दर्पण वे पदार्थ है या दर्पण वे वस्तु है। दर्पण शीशे की बनी हुई वस्तु है जिसके एक तल, जिसका एक भाग पॉलिशदार, जिसका एक भाग पॉलिशदार रहता है और दूसरा भाग खुला हुआ रहता है, परावर्तित तल रहता है। उसको भी हम दर्पण कर सकते हैं। ठीक है भाई, उसको भी हम दर्पण कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपका रहेगा परावर्तन। अच्छा, अब दर्पण क्या होते हैं? तो कितने प्रकार के दर्पण होते हैं? दर्पण तो हो गए, क्या होते हैं समझ गए, हम लोग घर में भी दर्पण देखे होंगे। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण बेसिकली हम लोग देखिए होते तो हम कह सकते हैं, आप लेते जाएंगे तो अवतल, उत्तल, उत्तल, अवतल, लेकिन ये सब नहीं, हम बेसिकली 2 प्रकार के पढ़ेंगे, जानेंगे, जो हमारे ज़्यादा यूज में मिलते हैं। एक होता है पहला होता है हमारा समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। पहला क्या होता है? समतल दर्पण। वे दर्पण जो हम घरों में अपने चेहरे को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, वे समतल दर्पण होता है। और वे दर्पण जो हम अपने चश्मे में लगाते हैं या हमारी बाइक में, कार में लगी होती हैं, वो सब गोलीय दर्पण के ही प्रकार होते हैं, वो गोलीय दर्पण होते हैं। तो गोलीय दर्पण समझ में आ गया क्या होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण बता दिया, वही जो किसी चिकने तल को पॉलिश कर दिया जाता है, तो गोलीय दर्पण बन जाता है। अच्छा, अब गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण कांच के किसी गोले का वह भाग होता है जिसके एक भाग को पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरे भाग को परावर्तित बनाने के लिए एक भाग को पॉलिश कर दिया जाता है, तो जो बनता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये क्या होता है? किसी कांच के गोले का भाग होता है। अब बात करते हैं बेसिकली गोलीय दर्पण हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बुक में जो बात दी हुई है उसको भी आपको देखते चलना है, नहीं तो सिर्फ मैं बताता चलूँगा तब नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण। ऐसे तो आप 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तब भी मैं आपको बता देता हूं कि अब गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तल। ठीक है, और भी आप जोड़ सकते हैं समतल, अवतल, समतल, उत्तल, बस यही बेसिकली हमें जानना है। ठीक है, जैसे समतल में उत्तल जोड़ दिए, समतल उत्तल हो गया, ठीक ना, वो भी बता देंगे आगे अगर चाहेंगे तो। देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण, यहाँ पे दर्पण भी मैं लिख देता हूं, अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। ये बेसिकली क्या है? ये सब दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दर्पण के हमारे प्रकार हो गए। ठीक है, तो ये चीज, अब उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या, उत्तल क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, मैं समझाता हूँ पहले आपको। जैसे मान लीजिए कांच का कोई गोला है, ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, ये भाग निकाल लिया और इसके एक भाग को हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। अब समझिएगा, अब इस भाग को, ये भाग मान लीजिए हमने कांच से जो निकाला, इसको हम 2 प्रकार से पॉलिश कर सकते थे। ठीक है, इसको हम 2 प्रकार से पॉलिश कर सकते थे। पहला प्रकार,
या तो हम बाहर की ओर कर दें, ठीक, या तो हम अंदर की ओर कर दें। दो प्रकार आ गए। दूसरा प्रकार, और तो किसी प्रकार से इसे पॉलिश नहीं किया जा सकता है, और किसी प्रकार से इस गोलीय दर्पण को पॉलिश नहीं किया जा सकता है ना। सर हम यहाँ से काट ले, तब आप यहाँ से ही काट लीजिए तब भी तो वही चीज़ आएगा। इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, ठीक है, सेम चीज़ बनेगा। यही बस दो केस बन सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया एक भाग, ये हो गया दूसरा भाग। अब देखिए, अब जब आपने बाहर पॉलिश किया तो अंदर वाले भाग से प्रकाश परावर्तित होगा, और अंदर किया तो बाहर वाले भाग से प्रकाश परावर्तित होगा। तो बस यही चीज़ है, यही है दो प्रकार के दर्पण। जब हम किसी गोले के, जब हम किसी कांच के गोले के किसी भाग के बाहर वाले पार्ट को, बाहर वाले भाग को पॉलिश करते हैं तो वो बनता है हमारा कौन सा, अवतल दर्पण। कौन सा बनता है ये हमारा, अवतल दर्पण। अब दूसरा, अगर हम उस गोले के भाग को, अगर हम अब उस गोले के भाग को अंदर की ओर पॉलिश करें तो ये बनता है उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें प्रकाश का, इधर से प्रकाश ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, इधर से क्या होगा, इसमें परावर्तन इधर से होगा, इसमें परावर्तन इधर के भाग से होगा। ये वाला भाग है परावर्तन भाग, और इसमें ये वाला भाग है परावर्तन भाग। अब देखिए ये चीज़ तो छोटी सी है, लेकिन अब क्या होते हैं कि हम इसको बनाने में, मिरर को बनाने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था। मैं जब तक 6-8 तक था कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि ये सब 6 से स्टार्ट हो जाता है दर्पण, ठीक है। तो मैं 8 तक तो बड़ा कंफ्यूज रहता था। अब कौन सा पीछे पॉलिश, कौन सा आगे, बस समझ में नहीं आता था क्या अवतल क्या उत्तल। इसी को कॉन्वेक्स कॉनकेव भी कहते हैं। अभी मैं इंग्लिश ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, देखिए इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए। इंग्लिश तो यूपी बोर्ड वाले के लिए, जो हिंदी मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं ना, इंग्लिश बहुत ईजी है हम लोग के लिए। चलिए ठीक है, देखिए तो अब इसको कैसे याद किया जाए, एकदम कैसे याद कर ले हम कि हम कहीं भूलें ही ना। उसके लिए आता है ऐसा ट्रिक, ऐसा एक ट्रिक निकाल दीजिए जो हम ना भूलें, जो हमेशा याद रखें। अब वो ट्रिक भी अगर हम भूल जाएं तो ऐसा एक और प्रकार से ऐसा ट्रिक उत्पन्न कर दीजिए जो उसी में दिया हो उसी से हम बता दें। देखिएगा ये क्या है, अवतल दर्पण। इसका पहला अक्षर क्या है, अ, ठीक है। इसी से मैंने याद किया कि अवतल दर्पण में अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है, अ से अंदर, अ से अंदर। जो परावर्तन होगा किससे होगा, अंदर वाले भाग से होगा। तो मतलब बाहर वाला भाग पॉलिश कर दीजिए, और जब दूसरा बच्चा, जब ये बाहर वाला भाग पॉलिश होगा तो इसी वाला अंदर वाला भाग पॉलिश कर दीजिए, बाहर वाले भाग से परावर्तन हो जाएगा उत्तल में। समझे, अ से क्या हो, अवतल, अ से अंदर, अंदर वाले भाग से क्या होगा, परावर्तन, ठीक है। जब एक दर्पण हमको पता चल गया तो दूसरा इसका अपोजिट पॉलिश कर देंगे, उत्तल मिल जाएगा। अब आप भूलेंगे नहीं, भूलेंगे। इसे कहते हैं धमाकेदार ट्रिक। आप क्वेश्चन से ही आंसर निकाल लिए, आपको किसी चीज़ की और आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पढ़ी, हमें तो नहीं पढ़ी, अगर आपको पढ़ी तो बताइएगा। वही चीज़ दी हुई है सेम टू सेम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जो दर्पण है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं यहीं पे बता देता हूँ ना, यहीं पे बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ। इरेज करना थोड़ा, ये इसको बस इरेज करता हूँ। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब मैं पहले 2-3 पॉइंट लिखूँगा, उसके बाद से आपको बताऊँगा। ये मान लीजिए कोई गोला है, इसका कोई केंद्र होगा जरूर होगा। अब देखिए पहला पॉइंट आता है, इसमें दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। दूसरा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। तीसरा मुख्य अक्ष, चौथा मुख्य फोकस, पांचवा फोकस दूरी। और कोई छूट रहा है हमसे तो देख लीजिए आप भाई, अरे आप भी पढ़े लिखे हैं।
हाँ, द्वारक और ध्रुव। द्वारक और ध्रुव छूट गया भाई, इंपॉर्टेंट था ये भी। छठवां हमारा द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, सातवां ध्रुव, खत्म। अब इन सातों पॉइंट को हमें समझना है। तो ये देखिए, ये सब आप 11th में पढ़े हुए हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 11th के आप 8 से 9, 10th में पढ़े हुए हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में जाने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना। वक्रता केंद्र क्या होता है? वह केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है, उस कांच के गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या होता है वक्रता केंद्र? वक्रता, किसी दर्पण का वक्रता केंद्र वह केंद्र है, किसी दर्पण का वक्रता केंद्र उस कांच के गोले का केंद्र होता है, उस कांच के गोले का केंद्र होता है जिसका भाग दर्पण है। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र उस कांच के गोले का केंद्र होता है जिसका भाग दर्पण है, वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या वह दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या वह त्रिज्या होती है जो उस कांच के गोले की, वक्रता त्रिज्या उस कांच के गोले की त्रिज्या होती है। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या उस कांच के गोले की त्रिज्या होती है जिसका भाग दर्पण स्वयं है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र वह केंद्र होता है, वक्रता केंद्र उस कांच के गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग है। दर्पण का वक्रता केंद्र उसका गोले का केंद्र होता है। वैसे ही वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या वह त्रिज्या होती है जो कि उस कांच के गोले की त्रिज्या होती है जो इसका की भाग दर्पण है। आप बुक में देखेंगे, करेक्ट वे से डिफिनेशन दिया हुआ है, बस मेरा यहाँ समझाना था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये वक्रता केंद्र, और मान लीजिए गोले की त्रिज्या r है, तो यही क्या हो जाएगी? हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। तो देखिए, वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण तक की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसमें तो कुछ स्थान है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक के। इसको देखिए, इसको समझ लीजिए, दर्पण का बीच वाला भाग, पहले ध्रुव समझेंगे तभी वक्रता केंद्र में बता पाऊंगा, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया। ये दर्पण के बीच का भाग, जैसे मान लीजिए दर्पण है ना, तो इसका ये बीच का भाग, दर्पण के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ये द्वारक हो गया हमारा, ध्रुव, द्वारक नहीं ध्रुव। दर्पण के बीच के भाग को ध्रुव कहते हैं, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम किसके बारे में? दर्पण का द्वारक। ये दर्पण है, नीचे से दर्पण को, ऊपर से दर्पण को मिलाते हैं, यही दर्पण का द्वारक होता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने के बीच की दूरी को, दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए, अब बात करेंगे हम फोकस और फोकस दूरी के बारे में। इंपॉर्टेंट वाला आ गया, एक तो वक्रता त्रिज्या इंपॉर्टेंट था, उसके बाद से फोकस आ गया इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। फोकस के लिए थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, यह ट्रिक देख लीजिएगा कि मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। अगर आप बेसिक से भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिक से भी समझा दूंगा, लेकिन प्रकाश की किरण कैसे परावर्तित होगी अगर आपको ये भी नहीं पता है तो मैं बता दूंगा इस वीडियो में, रुक जाइए। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा, जब दर्पण के समांतर प्रकाश की किरण आती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तथा दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और इस फोकस से, मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद से मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये दूरी क्या हो गई? फोकस दूरी। चलिए भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी कीजिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए।
हाँ भैया आगे बढ़िए। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद एक चीज़ बताऊँगा। कुछ बच्चों, मैं ये नहीं सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी आता है, ठीक है ना। मैं इसीलिए एक चीज़ और बता दूंगा कि 1 मिनट लगेगा, और वो 1 मिनट अगर मैं नहीं देता हूँ तो जिन बच्चों को आता है उनका तो भैया बल्ले बल्ले है, जिनको नहीं आता उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम पढ़ाने तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक बच्चे को आए नहीं। अगर हमें एक बच्चे को भी पढ़ाना होता तो हम यूट्यूब पर कभी यूट्यूब पे आते ही नहीं। हम यूट्यूब पे कभी आते हैं जब वो एक बच्चे पढ़ाना है, हम घर पे बुला के पढ़ा लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे में देख रहे होंगे, कुछ को आता होगा कुछ को नहीं आता होगा। देखिए अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जैसे मैंने पिछले बताया ना कि मुख्य अक्ष समांतर चलती है और टकराने के बाद से जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, ठीक है। रेखा बनाने के कुछ नियम है। प्रकाश कुछ निश्चित वे से ही टकराती है, ठीक है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया, सेम थिंग उत्तल दर्पण में भी होगा। सेम थिंग क्या होगा, उत्तल दर्पण में होगा। इसको ध्यान से समझिएगा। किरण आरेख बनाने के नियम में बता रहा हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ठीक है। अरे सर जी किसको ढूंढ रहे हैं, देखो यहाँ पे किरण आरेख बनाना। अच्छा, सबके सपने की रानी तो स्कूल में आप लोगों को मिली गई होगी। कुछ बॉयज स्कूल वाले होंगे, अरे सर जी कहाँ, हम लोग का तो किस्मतें बेकार है सारे, तब भी तो तुम कोचिंग पढ़ने जाते हो। नहीं सर जी आप ही तो पढ़ रहे हैं। अरे बेटा हम ही को लगे बताने। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे जी सब कोचिंग जाते हैं, कोचिंग पढ़ाई नहीं होती, फिर आके ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो कोचिंग जाते हैं किस लिए हो, तो सर जी क्या बताएं, जिसलिए आप बोले हैं ना अभी उसी लिए। जिस कोचिंग में सुंदर कन्या उसमें भीड़ बड़ी है भैया। सही बोले कि नहीं बोले, यही धंधा ये। चलिए रखिए, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ये हमेशा डिफाइन होगा, इसे सी से दर्शाते हैं। क्यों डिफाइन होगा, क्यों डिफाइन होगा, जिस दर्पण से काटे हैं उसका वक्रता केंद्र तो डिफाइन होगा। नहीं, दर्पण बनाएंगे, इसका गोला बनाएंगे, गोले का वक्रता केंद्र फिक्स है, वही क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और ये दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। इसको आर से डिफाइन दर्शाते हैं। और ये हमारा मुख्य अक्ष है, और ये हमारा ध्रुव है, इसको पी से दर्शाते हैं। चलिए अब बात करने वाले मेन टॉपिक के बारे में। देखिए 2, 3, 4 ही 2-3 प्रकार से प्रकाश आती है और जाती है। इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए जैसे अगर प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो जिस बिंदु से काटेगी परावर्तन के पश्चात वो क्या होगा, फोकस, ठीक है, फोकस। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश लाते हैं तो कहाँ से जाएगी, वो फोकस जाएगी। आप कितने भी प्रकाश लाएंगे, ये देखिए सॉरी थोड़ा गलत हो गया, आप कितना भी प्रकाश लाइए वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये भी देखिए यहाँ जाएगी, ये फोकस से जाएगी। हम कितना भी प्रकाश ला लें सब कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अर्थात मान लीजिए हमें बनाना होगा तो अगर समांतर अक्ष मुख्य अक्ष से समांतर अगर मान लीजिए यहाँ फोकस दिया हुआ है और बोल रहा है मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश लाइए, तो हम प्रकाश लाएंगे यहाँ से ऐसे कटा देंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। पहला मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये वाला समझ में हमको आ गया। दूसरा, अगर प्रकाश, यह वक्रता के अंदर बहुत दूर हो गया है यार, ये सी इसको थोड़ा पास बनाओ क्योंकि बराबर दूरी पे होता है ना, हाँ ठीक है सी। चलिए अगर अब प्रकाश वक्रता केंद्र से आती है, अगर प्रकाश वक्रता केंद्र से आती है तो ये वापस उसी रास्ते में अपने मार्ग में लौट जाएगी। वक्रता केंद्र से आएगी भी और वक्रता केंद्र से जाएगी भी। दूसरा नियम, पहला नियम क्या था, अगर प्रकाश पहला नियम मुख्य समांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। अब एक तीसरा नियम है ध्रुव वाला, अगर प्रकाश ध्रुव से होकर जाती है तो वह जैसे आएगी उतने अंश के कोण पे ऐसे चली जाएगी ध्रुव से। यही 3 पॉइंट थे जो हमें पढ़ने थे। पहला, फोकस समांतर आएगी तो फोकस जाएगी। दूसरा मैं बता सर, आप कहेंगे सर बहुत हौच पौच हो गया, बारी बारी मैंने समझाया था, लेकिन आप कहेंगे सर स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो गया है। ये दर्पण है, इसको पॉलिश कर लीजिएगा आप, मैं भी कर देता हूँ, नहीं तो आप बहाना मारने बस
तो टीचर की गलती निकालने में बहुत आनंद आता है ना सर, ये तो आपने किए। चलिए, अगर सी से आएगा, वक्रता केंद्र से आएगा, ये आया और ये गया, सी को यहाँ बना देते हैं भैया। चलिए ट्रिक है ना, आपके साथ नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास कॉपी पेन है। 2 और ये रहा हमारा तीसरा, यहाँ बना देते हैं तीसरा। ये रहा दर्पण, ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस और ये रहा ध्रुव। अगर अब हम ध्रुव से लाते हैं, ये ध्रुव से ये से परावर्तित हो जाएगा। यही 3 नियम है दर्पण वाले में, बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया, जल्दी 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 जल्दी, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए सर आगे बढ़िए। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिससे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर के, हाँ 1 नहीं तो 2 नंबर। देखिए मैं आपको हमेशा ये भी बताते चलता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है ना, किस चैप्टर से कैसे प्रश्न, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, देखो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, पहले मैं इंपॉर्टेंट ही लिख देता हूँ, उसके बाद से टॉपिक लिखूंगा, क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। क्या है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। छोटा टॉपिक है, देखिएगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। पहले मैं कुछ बोल रहा हूं उसको देखिएगा। यदि दर्पण का द्वारक, कंडीशन सुन लीजिए, यदि दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये दर्पण है, इसको अंत से प्रारंभिक बिंदु को मिलाते हैं, ये जो दूरी होती है क्या होता है? द्वारक। यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उस गोले की त्रिज्या जहां से दर्पण काटा गया है, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा हो तब, ठीक है, उसको मैं लिख भी दूंगा, तब फोकस दूरी, तब क्या होती है? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं ना। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको आप आर से भी, कैपिटल आर से दिखाइए, क्या होती है? वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसको यहाँ पे स्मॉल आर लिख दो, यहाँ पे भी तब स्मॉल ही लिख देता हूँ, आप बिग भी लिख सकते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कब? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब दर्पण का द्वारक वक्रता, कंडीशन याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है। कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? किस स्थिति में? जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिए मैं फिर जो बताने वाला हूं, मैंने तो पहले कंडीशन बता दिया, द्वारक क्या होना चाहिए? वक्रता त्रिज्या छोटा होना चाहिए। लेकिन
99.9% कंडीशन में क्या होता है कि दर्पण का द्वारक हमेशा वक्रता त्रिज्या छोटा होता है, अर्थात आप कहीं भी रिलैक्स होके r/2 लगा सकते हैं, F=r/2, F=r/2। इससे अब हमें एक चीज 99.9% में बोला क्या होता है, F/r/2 होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा द्वारक छोटा होता है। अब देखिए, अब आप इससे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए अब देखिए, आप इससे अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या, क्योंकि एग्जामिनर आपका माइंडसेट देखता है, जब भी हमें अगर किरण आरेख बनाना होगा दर्पण, तो हम जहां पे हमारी वक्रता केंद्र रहेगा उससे आधी दूरी पे हम क्या रखेंगे, फोकस दूरी, और वहां से ही प्रकाश को गुजारेंगे। याद है, ठीक है, ध्यान क्या, क्योंकि देखिए वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या r, और ये हमारी होती है फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, तब किरण आरेख बनाएंगे तो क्या करेंगे, वक्रता केंद्र कहाँ पे रहेगा, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, या वक्रता केंद्र की आधी दूरी पर क्या रहेगा, फोकस दूरी। ये हम किरण आरेख बनाते समय ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है। वक्रता केंद्र बनाते समय हम क्या रखेंगे, ध्यान, यही ध्यान रखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पर रहेगी। चलिए, एग्जामिनर यही सब एक एक चीज देखता है जो मैं आपको बताते चलता हूँ, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट है, अब आप 12th के स्टूडेंट हैं, छोटी छोटी गलतियां आपको माफ नहीं की जाएगी, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आपको छोटी छोटी गलतियां ही माफ करता तो ये सब चीज़ें आप 8th में, 9th में, 10th में, 11th में 11th में नहीं पढ़े होंगे, पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं की गई रहती, ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं की गई रहती। अब देखिए, अब आते हैं दूरियों के नापने के, दूरियां हम कैसे नापते हैं, इसके लिए मैं, क्योंकि देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। दूरियां नापने के निर्देशांक चिन्ह पद्धति, दूरियां नापने की निर्देशांक चिन्ह पद्धति, निर्देशांक चिन्ह पद्धति या जो भी कहिए, ठीक है, बस आपको पहचानना है, इससे हेडिंग से कोई मतलब है नहीं हमारा, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ये देखिए, y x, या माइनस भी कर सकते हैं आप, x, राइट हैंड साइड वाला जो x होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और ऊपर वाला जो y होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव x, और नीचे वाला y निगेटिव। ठीक इसी प्रकार हम दर्पण में भी चिन्ह चयनित करेंगे। कैसे, हम अपने एक्सिस के हिसाब से ही दर्पण में भी चिन्ह को लेंगे। ये चीज आपको पता है, तो बस यही चीज मैप दिमाग में रखिएगा। किरण आरेख बनाते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या रखेंगे ध्यान में, यही ग्राफ, ये जो हम ग्राफ पे सॉल्व करते हैं, यही चीज हमें क्या रखना चाहिए, कब रखना है, कैसे रखना है, दिमाग में अपने रखना है, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट दर्पण के इस साइड होगा, राइट हैंड साइड, तो वो पॉजिटिव होगा, जो हमारा यू होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब दर्पण से दूरी होती है उसको यू बोलते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अगर वो दर्पण के इस साइड रखा होगा, लेफ्ट साइड, तो उसकी यू क्या होगा, माइनस होगा। कोई भी राशि हो, वी हो, यू हो, जो भी हो, इस साइड होगा तो ऋणात्मक, उस साइड होगा धनात्मक, ऊपर होगा तो धनात्मक और नीचे होगा तो ऋणात्मक। अब सर ये ऊपर नीचे दर्पण में कैसे आएगा, वो बताइए, इसको छोड़िए, ये तो हमको पता ही है। चलिए, तो ये देखिए, ये हम बना देते हैं दर्पण। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, बोल रहा है इसके दर्पण से दूरी कितनी है, 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो ये देखेंगे, ये लेफ्ट साइड है ना, माइनस एक्स के माइनस साइड, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, माइनस साइड में है, ठीक है। कब ये स्थिति होती, जब ये अवतल दर्पण है। अगर सेम चीज यही उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना, ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, इधर, तब भी देखिए लेफ्ट साइड है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ऊपर अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है और दर्पण इधर है, तो क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन कभी ऑब्जेक्ट इधर रखेगा ही नहीं, इसीलिए ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। चलिए,
अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम वस्तु रखे हैं, यहाँ से प्रकाश चलिए, इसका इमेज कुछ यहाँ बना, ये सब तो आपको पता ही होगा, इमेज यहाँ पे बना। अब जब ये इमेज बना तो ये नीचे वाले साइड है, तो इमेज की क्या हो गया, इमेज क्या हो गया माइनस में, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया प्लस में। ये हो गया वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, और ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे इसको दूरी को हमें प्लॉट करना है, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी था। देखिए वस्तु ऊपर है, अगर देखिए वस्तु ऊपर है तो धनात्मक और नीचे है तो ऋणात्मक, ठीक है, समझ में आया। अब मान लीजिए देखिए ये तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, इसी से आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होता है। अब देखिएगा अगर मान लीजिए आभासी प्रतिबिंब बना रहा था तो ये सीधा बनता और ये ऊपर बनता, कहीं यहाँ पे बनता, ठीक है। अगर आभासी बना रहा था तो कहीं यहाँ बनता या कहीं यहाँ बनता, यहीं पे बनता, कहीं उधर थोड़ी ना बनता, यहाँ पे कहीं बनता। अब कहीं यहाँ पे बनता तो क्या ये भी पॉजिटिव हो जाता? तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से निकालना, एक्सिस हमारा वही रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, इसी को बस याद रखना है। आप चिन्ह पद्धति हल कर लेंगे। देखिए हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये हो गया ना, इधर लेफ्ट साइड ऋणात्मक, राइट साइड धनात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। राइट हैंड हमारा क्या होता है, राइट हैंड में हमारी जान होती है, जिसमें जान है वो धनात्मक, लेफ्ट हैंड में उतनी जान नहीं होती है, उतना काम नहीं कर पाते, बहुत कम लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड क्या होता है हमारा कमजोर होता है, तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। पैर से बस हम चल सकते हैं, मुंह से हमारे पास दिमाग कहाँ होता है, सर में, मतलब सर ऊपर का धनात्मक, पैर नीचे दिमाग में होता है मतलब ऋणात्मक। ये ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, यही टॉपिक था हमारे पास आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अभी संबंध, और ये 2-3 लेक्चर जाएगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूरे रे ऑप्टिक्स से आपके पेपर में, आपके 70 मार्क्स के पेपर होते हैं, अगर मान लीजिए पूरा मैं 100 मार्क्स की बात करता हूँ, 100 मार्क्स के पेपर होते हैं प्रैक्टिकल लेके, तो उसमें से मैं कहता हूँ 25 मार्क्स, 20 मार्क्स आपके रे ऑप्टिक्स ले जाते हैं। रे ऑप्टिक्स आपके 20 to 25 मार्क्स लेके जाते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी वैल्यूएशन है, कितनी ज़्यादा वैल्यूएशन है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पढ़ना अच्छे से बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं डीपली बता रहा हूँ। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो हर एक एंट्रेंस एग्जाम में इसके 5 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाना जरूरी समझा है। चलिए तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू बच्चों। जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देते हैं। आप लोग सब चीज़ कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता है। व्यूज़ आ जाते हैं, आप लोग देख लेते हैं, आप लोग अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद से कहते हैं अरे हमारा काम नहीं होगा, सर को छोड़ो। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, उसके बाद हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके लाएंगे, आपकी पढ़ाई को और अच्छे से करवा पाएंगे, ठीक है। हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपका मनोबल बढ़ाएंगे। अभी हम जैसे बता रहे हैं इसको, इसके साथ साथ हम आपके साथ बात करने लगेंगे, लाइव क्लास लेने लगेंगे, तो ये सब आपके सपोर्ट से हो पाएगा ना। ये हमारे से, हम भी डिजिटल बोर्ड ले आएंगे, ये सब कैसे होगा, ये सब आपके सपोर्ट से हो पाएगा। जब हमारे पास, अगर आप हमें सब्सक्राइब, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम आपका फायदा करेंगे, हम आपका मनोबल बढ़ाएंगे, हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, आपके साथ ज़्यादा डीपीपी सॉल्व करवाएंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाएंगे। मतलब जितना आप हमारा हेल्प करेंगे वैसे हमारा मनोबल बढ़ेगा। ऐसे तो हम आपके साथ लगे ही हुए हैं, हम आपका साथ छोड़ने वालों में से तो है नहीं। चलिए बच्चों आज की बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।